ड्रामा की शुरुआत में एक छोटी लड़की ने अपनी आंखों से देखा कि उसके फादर ने जानबूझकर उसकी ड्रंक मॉम को स्टेयर्स से धक्का दे दिया। माँ जिंदा तो थी, लेकिन बहुत मुश्किल से सांसें चल रही थी। माँ ने रो रो कर उसे हेल्प के लिए कॉल करने को बोला, पर लड़की ने उसे ठंडे दिल से देखते हुए उसे मरते हुए छोड़। वो लड़की थी एजिन। उसे कभी भी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और उसका फादर हमेशा उसकी तरफ बिल्कुल इंडिफरेंट था। धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल टेढ़ी और कोल्ड हो गई। एक तरह से एंटी सोशल टेंडेंसीज डेवलप हो गई। जो लड़की इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को मरते हुए देख सकती थी, वो बड़ी होके हर बुली से रेवेंज लेने में ही सुकून पाने। उसकी होमरूम टीचर ने एक बार क्लास में उसे पावरलेस ऑर्फन कह के इंसल्ट कर दिया, जिसका एजिन ने डीप में बुरा माना। टीचर के बर्थडे पर जब सारी क्लास सेलिब्रेट कर रही थी, तभी टीचर का हस्बैंड गुस्से में क्लास में घुस आया और सबके सामने टीचर को थप्पड़ मार दिया। फ्लोर पे सब जगह उसके अफेयर्स की फोटोज बिखरी हुई। पूरी क्लास उसे घिन के साथ देखने लगी। वो शॉक में स्कूल से बाहर भागी। तब एजिन उसके पास गई, उसे संभाला और उसके कान में धीरे से कहा कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया। टीचर ने एजिन को देखकर डर के मारे उसे एक शैतान समझा। उसे कभी यकीन नहीं हुआ था कि एक वीक और हार्मलेस दिखने वाली लड़की इतनी डेंजरस हो सकती है। जिसके बाद स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन अनाउंस होता है। टॉप स्टूडेंट्स जुन सियो को सेलेक्ट किया गया था और उसने कहा कि वो अपनी सीट एजिन को दे देगा। ये बात सुनकर संग ही, जो एजिन से जेलस रहती थी क्योंकि एजिन उससे हर एग्जाम में ज्यादा स्कोर करती, उसने ये बात अपनी मॉम को जाकर बता दी। उसकी मॉम स्कूल की पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव थी और हर महीने स्कूल को डोनेशन देती थी। उसने वादा किया कि वो एजिन को हैंडल करेगी। सुंगी ने जुन सियो को कॉल करके कहा कि वो अपनी सीट मत दे, पर उसे क्या पता इस वक्त जुन सियो एजिन की गोद में सर रखकर बैठा था। दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। एजिन को जुन सियो के बैग में संगी का लव लेटर मिला। एजिन ने तुरंत डिमांड की उस लेटर का रिप्लाई एजिन खुद लिखेगी, और उसने लिखा भी। नेक्स्ट डे स्कूल में र्यूमर फैल गया कि एजिन एक ऑर्फन है। पेरेंट ने कंप्लेन भी कर दिया कि एजिन डिबेट टीम के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इसीलिए स्कूल ने एजिन का स्पॉट कैंसिल करके दोबारा जुनसियो को दे दिया। जब एजिन क्लास में आती है तो संगी तुरंत उसे चिढ़ाने आई, पर एजिन उसे एक लव लेटर पकड़ा देती और बोलती है जुनसियो ने तुम्हारे लिए लिखा है। संगी एक्साइटेड होकर लेटर खोलती और अंदर लाल इंक से लिखा होता है नो वन लाइक्स यू, यू आर अननोइंग। तभी होमरूम टीचर का मैसेज आया। किसी ने रिपोर्ट किया था कि कंपटीशन में कंटेस्टेंट्स के पेरेंट्स ने जज को ब्राइब किया है, इसीलिए इस साल का डिबेट कंपटीशन कैंसिल हो गया। संगी को पक्का यकीन था कि ये सब एजिन की प्लानिंग है। उसने एजिन की हैंडराइटिंग मैच की और कंफर्म हो गया कि लेटर एजिन ने ही लिखा है। गुस्से में संगी ने पानी का बकेट उठाया और पूरा पानी एजिन पर डाल दिया। एजिन जब भीगी हुई क्लास में आई तो जुनसियो उसे जैकेट से कवर करके इन्फर्मरी ले जाता है। एजिन ने रो रो कर जुनसियो का स्लीप पकड़ लिया और कहा कि उसे डर लग रहा है कि संगी कुछ और ना कर दे। इसी बीच संगी के हाथ किम जो का फोन लग जाता है, जिसे देखकर वो शॉक हो गई। फोन में लोन शार्किंग का पूरा रिकॉर्ड था। चैट्स रिकॉर्ड में लिखा था कि किमजो के ऊपर एक बॉस ऑर्डर्स देता है। टीचर को रिपोर्ट करने के बाद किमजो को बहुत डांट पड़ी। न्यूज सुनते ही एजिन सीधा किमजो के पास गई। किमजो ने कहा कि उसने एजिन का नाम नहीं लिया, असल में एजिन ही वो बॉस थी। एक बार एजिन ने किमजो को क्लास में चोरी करते हुए पकड़ा था, पर रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपना फॉलोवर बना लिया। किमजो को एजिन पर इतना ट्रस्ट था कि वो पनिशमेंट सहकर भी उसका नाम नहीं लेता। एजिन ने उसे हक किया और बोला कि संगी को हैंडल करने में उसकी हेल्प करे। दूसरी तरफ जुनसियो ने संगी से अलग से बात की और बता दिया कि रिप्लाई लेटर एजिन ने लिखा था। उसने ये भी एडमिट किया कि उसे संगी पसंद है और उसने उसे डेट पर चलने को बोला। जिसके बाद जुनसियो ने सजेस्ट किया कि दोनों जिम क्लास बंक करके क्लासरूम में चुपचाप वापस चले जाएं। संगी ने फेक स्टोमक एक का दिखावा किया और रेस्ट के नाम पर क्लासरूम में रुकने की परमिशन ले ली। जब वो वापस क्लास में आई, ब्लैक बोर्ड पर लिखा था गो टू द आर्ट रूम। उसने लिखा हुआ मिटा दिया और आर्ट रूम चली गई। वहाँ आर्ट टीचर एजिन का हाथ पकड़कर उसे ट्रू लव के बारे में गाइड कर रहा था। असल में जब संगी क्लासरूम में गई थी, तभी किमजो ने छुपकर उसका लॉकर खोला और उसमें वो पैसा रख दिया जो क्लास मॉनिटर सबसे कलेक्ट करके होमरूम टीचर के वेडिंग गिफ्ट के लिए जमा कर रही थी। सब स्टूडेंट्स क्लास में लौट कर आए तब पता चला कि पैसा मिसिंग है। सब लोगों को पता था कि संगी ही जल्दी क्लास में आई थी, इसीलिए सबने उस पर डाउट किया। संगी ने अपना पूरा बैग एम्प्टी कर दिया ताकि इनोसेंस प्रूव हो जाए। तभी किमजो ने उसका लॉकर जोर से किक करके खोला। अंदर से उसका फोन और स्टोलन मनी निकला। सबके सामने सारी एविडेंस संगी पर जा रही थी। वो रोती हुई एजिन को देखकर बोली, ये खत्म नहीं हुआ। फिर उसने लाउडली एक्यूज किया कि किमजो उसके साथ लोन शार्किंग करता है और एजिन ही मास्टरमाइंड है। पर किमजो ने अपना फोन सबके सामने दिखाया, मैसेजेस डिलीट कर दिए थे। संगी ने फिर एक्यूज किया कि एजिन का आर्ट टीचर के साथ अफेयर है
इतने में होमरूम टीचर गुस्से में क्लास में घुस और संगी को जोर से थप्पड़ मारा, क्योंकि जिससे वो टीचर शादी करने वाली थी वो आर्ट टीचर ही था। ये राज सिर्फ एजिन को पता था, क्योंकि क्लास मॉनिटर से उसने एक्सीडेंटली सुन लिया था। एजिन ने सबके सामने कामली एक्सप्लेन किया कि आर्ट टीचर सिर्फ उसे ट्रू लव काउंसलिंग सेंटर के बारे में बता रहे थे, जिससे वो मेंटली स्टेबल रहे। सब स्टूडेंट्स ने संगी को झूठे इल्जाम लगाने के लिए ब्लेम किया। संगी ने अपना डिफेंस दिया कि वो क्लास जल्दी छोड़कर जुनसियो से मिलने गई थी। जुनसियो ने इनोसेंट बनकर कहा कि वो तो पूरा टाइम इक्विपमेंट रूम में जिम क्लास रिप्रेजेंटेटिव के साथ था, जो रिप्रेजेंटेटिव भी आकर कंफर्म करता है। अब संगी को पनिशमेंट मिली। वो स्कूल से बाहर निकल गई और सोचा कि अब उसके पावरफुल पेरेंट्स एजिन को बर्बाद करेंगे। तब एजिन ने एक और शॉक दिया। संगी का लॉयर फादर एक मैरिड फीमेल टीचर के साथ अफेयर में। अगर ये स्कैंडल लीक हो गया तो उसका फादर बर्बाद हो जाएगा और संगी चीटर लॉयर की चोर बेटी बन जाएगी। स्कूल के गेट पर संगी की मुलाकात एजिन के फादर से हो गई। वो बहुत ही बेहाल शैबी हालत में। संगी ने जानबूझकर सबके सामने अनाउंस किया कि ये एजिन का फादर है। अच्छी बात ये हुई कि जुनसियो उसे पहले मिल गया। उसने एजिन के फादर को पैसे दिए और कहा कि एजिन को डिस्टर्ब मत करे। पर एजिन का फादर तो हमेशा से उसे मनी मशीन समझता था, इसीलिए जब भी उसे पैसा चाहिए होता वो वापस आ जाता। पर संगी को पनिश करने के लिए एजिन एक दिन उसका नोटबुक सबके सामने लेकर आई। नोटबुक में संगी ने सारी क्लास को टायर्स में डिवाइड करके उनके बारे में इंसल्टिंग रिमार्क्स लिखे। पूरी क्लास उसके खिलाफ हो गई। फाइनली संगी को स्कूल ट्रांसफर करना पड़ा। संगी के जाने के बाद और फादर के टेम्पोररीली गायब होने के बाद एजिन की लाइफ थोड़ी पीसफुल हो गई। पर ये सुकून ज्यादा वक्त तक नहीं टिका। एक दिन किमजो का कॉल आया। वो और उसका छोटा भाई अपने वायलेंट फादर के हाथ बहुत साल तक मार खाते रहे थे। उस दिन उनका फादर ड्रंक था और उसे लग गया कि छोटा भाई किसी एविल स्पिरिट से पॉजेस्ड है। उसने उसे मारने की कोशिश की। भाई को बचाते हुए किमजो ने नाइफ पकड़ने की और गलती से अपने फादर को ही स्टैब करके मार दिया। किमजो ने छोटे भाई को रिलेटिव के पास छुपा दिया और डिसाइड किया वो खुद को सरेंडर करेगा। उसने एजिन को फोन किया और बोला कि इतने सालों में सिर्फ एजिन ही थी जिसने उसे यूजफुल कहा। वो उसकी लाइफ की एक लौती लाइट थी। इसके बाद एजिन और जुनसियो ने स्कूल पीसफुली फिनिश किया और दोनों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गए। जुनसियो ने अपने ग्रैंडपा से पैसे बोरो करके एजिन की फीस भर दी और उसे एश्योरेंस दिया कि सब अच्छा होगा। पर जब एजिन कॉलेज के लिए एक्साइटेड थी तभी उसका फादर फिर आ गया। इस बार गैम्बलर बनकर सब पैसा हार चुका था। उसने एजिन के ट्यूशन के लिए जमा पैसे चुरा लिए और उसे मार मार कर बेहाल कर दिया। बेहोश होने से पहले एजिन को पूरी पास्ट याद आई। कैसे उसके फादर ने कहा था कि उसकी मॉम स्टेयर्स से गिरकर मरी, कैसे उसने जल्दी में उसे दफन कर दिया और फिर एजिन को लेकर अपने न्यू वाइफ की घर चला गया जो जुनसियो की मॉम थी। स्टेप मॉम उसे अडॉप्ट नहीं करना चाहती थी, पर एजिन के फादर ने कहा कि एजिन एक कैश काउ है, वो लोग उसके वीडियोस बना कर बेचकर बहुत पैसा कमा सकते। स्टेप मॉम ने कहा ठीक है, कुछ वीडियोस ट्राई करते हैं, फिर इसे ऑर्फनेज भेज देंगे। एजिन ने ये बातें दूर से सुन लिया था और तभी उसे समझ आया कि वो फिर एक और अंधेरे गड्ढे में गिरने वाली है। एक रात जुनसियो बीमार था। उसकी मॉम ने सिर्फ इतना कहा, सोने की कोशिश करो, और बस उसकी कोई परवाह नहीं की। एजिन ने ही उस रात जुनसियो का ख्याल रखा था जब वो बीमार था। अगली सुबह जुनसियो ने उसे अपना फैमिली फोटो एल्बम दिखाया जिसमें उसकी मॉम, उसके मर चुके फादर और एक ड्राइवर कांग की फोटो थी जो कुछ साल पहले अब्रॉड शिफ्ट हो गया था। एजिन ने एल्बम देखते ही पहचान लिया कि कांग ही एक्चुअली जुनसियो का रियल फादर है। तब तक नैनी जुनसियो को हॉस्पिटल ले जा चुकी। इस बात का फायदा उठाते हुए एजिन ने जुनसियो की मॉम को कन्फ्रंट किया और धमकाया कि अगर उसने एजिन को ऑर्फनेज भेजने की कोशिश की तो वो कांग के बारे में सारी सच्चाई जुनसियो के ग्रैंडपा को बता देगी, और अगर स्टेप मॉम की हरकतें सामने आ गई तो जुनसियो का पूरा इनहेरिटेंस बंद हो सकता है। स्टेप मॉम उस छोटी सी लड़की की हिम्मत देखकर शॉक हो गई और तभी से एजिन से डरने लगी। कुछ दिन बाद स्टेप मॉम ने एक और चीज नोटिस की। उसने सुन लिया कि एजिन जुनसियो का ब्रेन वॉश कर रही है। कह रही थी कि जब जुनसियो बीमार था तब उसकी मॉम को परवाह ही नहीं थी और दुनिया में सिर्फ एजिन ही है जो उससे सच्चे दिल से प्यार करती। गुस्से में आकर स्टेप मॉम ने एजिन को बाथरूम में खींचकर पनिश करना शुरू कर दिया। तभी वहाँ जुनसियो आ गया। सब देखते हुए ये चांस देखकर एजिन सीधा ऊपर भागी और जुनसियो को ऑर्डर किया, एम्बुलेंस कॉल करो। बोलना एक बच्चा सेकंड फ्लोर से गिर गया। सीन शिफ्ट होता है। एजिन हॉस्पिटल बेड पर आंखें खोलती। उसके पास जुनसियो बैठा रोता मिलता है। उसने बताया कि उसने एजिन की डायरी पढ़ी है। डायरी में बिग बैड पर्सन जिसका जिक्र था
वो कोई और नहीं, उसकी अपनी मॉम थी। जुनसियो को समझ आ गया कि दुनिया में सिर्फ एजिन ही वो इंसान है जो उसे सच्चे दिल से केयर करती। उसी दिन उसने फैसला किया कि अब से वो हमेशा एजिन का साथ देगा। ये फ्लैशबैक खत्म होता है और प्रेजेंट में एजिन होश में आती है। वो देखती है कि जुनसियो उसका हाथ पकड़कर बैठा है। उसे पता चलता है कि वो 3 दिन कोमा में रही थी। सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आई, यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन। जब उसने कॉल किया, कॉलेज ने बताया कि डेडलाइन मिस होने की वजह से उसका एडमिशन किसी वेट लिस्टेड स्टूडेंट को दे दिया गया। घर वापस जाते हुए एजिन और जुनसियो की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो थीफ को पकड़ रखा था। एजिन उससे घूरती रह गई। उसे लगा कि शायद ये बंदा उसका फ्यूचर गार्डियन हो सकता है। बाद में एजिन ने उस आदमी के कैफे में जॉब ले लिया। कलीग से पता चलता है कि कैफे ऑनर पहले एक फेमस एथलीट था, लेकिन इंजरी की वजह से रिटायर हो गया। किसी ने एजिन की फोटो ऑनलाइन डाल दी और उसकी ब्यूटी के कारण वो वायरल हो गई। इस फेम के साथ मॉर्निंग स्काउट्स के साथ साथ कुछ क्रीपी स्टॉकर्स भी आ गए। एक रात कैफे बंद होने के बाद एजिन को एक स्टॉकर फॉलो कर रहा था। जब जुनसियो ने उसे कॉल किया, उसे सिर्फ उसका फोन और बैग रोड पर मिला। वो ट्रायल फॉलो करता है और देखता है कि एजिन एक बड़ा सा पत्थर लेकर स्टॉकर को बेहोश कर चुकी। जुनसियो भागकर उसके पास आता है, लेकिन एजिन उससे डांट देती, इतनी देर क्यों लगा दी, तुम मेरे लिए कितना दूर जा सकते हो। जुनसियो का जवाब था, मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ, सिर्फ किसी को मार नहीं सकता। एजिन को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसने कहा, अगर तुम मेरे लिए किसी को मार सकते होते तो शुरू मेरे फादर से करते। जुनसियो अब स्टॉकर को धमकाता है और रॉक को डिस्पोज कर देता है ताकि एजिन पर कोई केस ना आए। घर पहुंचने पर एजिन ने देखा कि उसका फादर फिर पैसा मांगने आया था। फोन पर वो किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि या तो एजिन को अडल्ट फर्म्स में ढकेल दे या किसी आइलैंड में बेच दे या उसके ऑर्गन्स निकाल कर बेच दे। एजिन ने पीछे से आकर उसे बैल्कनी से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन फादर ने उसका इरादा समझ लिया और उसे रेलिंग के अगेंस्ट दबोच लिया और धमकाया कि अब से वो डबल पैसे मांगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुनसियो उसे चुपचाप फॉलो कर रहा होता है। उसने फादर का इनलीगल स्पाई कैमरा बिजनेस रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फादर ने उसे देख लिया और भाग गया। जुनसियो पीछे भागा और उसे बेचैनी से मारा, चोक किया, किक किया, इतना कि फादर बेहोश हो गया। उसने ब्रेक उठाया, लेकिन लास्ट सेकेंड पे रुक गया। यह हेसिटेशन एजिन ने अपनी आंखों से देखा और उसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। पुलिस जुनसियो को असॉल्ट के मामले में ले जाती। वहाँ जुनसियो ने सच बताया कि एक्चुअल स्टॉकर एजिन का फादर था, लेकिन एजिन ने स्टेटमेंट बदल दिया, जुनसियो ही स्टॉकर है, मेरे फादर तो मुझे बचाने आए थे। जब जुनसियो ने वीडियो प्रूफ दिखाना चाहा, वो मिसिंग था क्योंकि एजिन पहले ही उसका फोन पुलिस को दे चुकी थी। वीडियो डिलीट करने के बाद उसने क्लियरली कहा, तुम मेरे फादर के सामने कुछ नहीं हो, तुम वो ब्रिक भी नहीं उठा पाए। यहीं से उसका पूरा नया प्लान शुरू हुआ। उसने अपने फोरहेड पर वाउंड ड्रॉ किया और फेक बैंडेज लगाकर अपने कैफे पहुंच गई। बॉस ने देखा तो पूछा क्या हुआ। एजिन ने झूठ बोला कि कुछ खास नहीं, बस एक स्टॉकर ने अटैक किया था। कंसर्न बॉस ने कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। डोर के पास उन्हें एक पार्सल मिला, अंदर मरा हुआ माउस, जिसे देख एजिन ने डरने का नाटक किया। तभी बॉस ने एक आदमी को बिनी में देखा और उसका पीछा किया, लेकिन पकड़ नहीं पाया। वापस आकर बॉस ने एजिन के डोर के पास बैट रख दी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसी एजिन चाहती थी। अगली रात एजिन ने अपने फादर को मैसेज किया, 8 बजे आ जाना, पैसे रेडी हैं। फिर उसने पूरा रूम इंटेंशनली मेसी किया और अगले दिन बॉस को बताया कि स्टॉकर ने घर तोड़ दी। बॉस इतना डर गया कि उसने एजिन को अपने घर रखा, खुद किसी दोस्त के घर चला गया। फिर एजिन ने टैक्सी से वापस घर जाने का बहाना बनाया क्योंकि फादर ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट था। अनकॉमन तरीके से एजिन ने अपनी चाइल्डहुड यादें फादर से शेयर की, जैसे कि एक दिन वो उसके लिए हैट खरीदना चाहती थी। फिर उसने उसके सर पर वैसा ही बिनी पहना दिया जैसा स्टॉकर पहनता है। फिर उसने एक बैग दिया जो पैसों का होना चाहिए था, लेकिन अंदर सिर्फ पेपर कूपन्स, जो देखकर गुस्से में फादर ने उस पर अटैक कर दिया। एजिन ने बॉस को कॉल किया। फोन पर स्ट्रगल की आवाज सुनते ही बॉस फुल स्पीड में घर की तरफ दौड़ा। एजिन को पता था कि बॉस को आने में 10 मिनट लगेंगे। उसने तब तक पेपर स्प्रे से फादर की आंखें जलाई और किसी तरह बचने की कोशिश की। बॉस आते ही फादर ने सीजर से बॉस का फेस काट दिया। बॉस ने गुस्से में उठाया और फादर को बेहोश होने तक मारा। बॉस शॉक में वहाँ से भाग गया। उसके जाते ही एजिन ने बैट उठाया और अपने फादर को पूरी ताकत से मार डाला। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने पूरा सीन रिकॉर्ड किया और बॉस को अरेस्ट कर लिया। बॉस ने पुलिस को बताया कि एक आदमी बिनी में स्टॉकर लग रहा था, इसीलिए तो उसे गुस्से में मार बैठा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एजिन ने उससे कामली कहा था, वो स्टॉकर नहीं मेरे फादर थे, और एजिन ने ही बॉस से रिक्वेस्ट
कि वो घर चला जाए और वो हेल्प बुलाएगी। बॉस, जो अदरवाइज बहुत स्मार्ट था, पता नहीं क्यों उसकी बात मान गया, जैसे कोई पपेट। बॉस के जाते ही एजी ने फादर के सर से बिनी उतारा और उसे कट करके फ्लश कर दिया ताकि कोई एविडेंस ना बचे। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान एजिन को हॉस्पिटल भेजा गया। वहाँ उसने झूठ बोल दिया कि उसके फादर ने उस दिन बिनी पहनी ही नहीं थी। उन्होंने जब पूछा कि उसके फादर की मौत 9 से 10 के बीच कैसे हुई, तो एजिन ने कहा कि उसके सर पर चोट लगी, वो बेहोश हो गई थी और होश तब आया जब रात के 3 बजे उसने पुलिस को कॉल किया। फिर वो दोबारा बेहोश हो गई। एजेंट की बात खत्म ही हुई कि सामने बैठे ऑफिसर को बॉस के एजेंट का फोन आया और वो कॉल अटेंड करने बाहर चला गया। एजेंट को तुरंत डाउट हुआ। वो धीरे से दरवाजे के पास जाकर चुपचाप सुनने। वहाँ उसने सुना कि ऑफिसर को ब्राइब दी जा रही थी और एजेंट ने एक बड़ा अमाउंट ऑफर करके कहा कि बॉस को क्लीन चिट दे दी जाए और सारा ब्लेम एजेंट पर डाल दिया जाए। उसके अंदाजे के खिलाफ एजेंट ने पूरा कन्वर्सेशन सीक्रेटली रिकॉर्ड कर लिया और बाद में हॉस्पिटल पार्किंग लॉट में ऑफिसर को रिश्वत देते हुए वीडियो में कैप्चर भी कर लिया। पुलिस स्टेशन वापस लाने के बाद एजेंट ने एक फीमेल ऑफिसर से बाथरूम चलने को कहा, ये कहकर कि उसकी तबीयत खराब लग रही है। वहाँ बाथरूम में उसने फीमेल ऑफिसर को अपने फोन में ब्राइब का पूरा सबूत दिखा दिया। फीमेल ऑफिसर ने तुरंत रिपोर्ट कर दिया और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी शुरू कर दी। लेकिन वो करप्ट ऑफिसर बहुत चालाक था। उसने तुरंत पैसा भरे ड्रिंक बॉक्स को ड्रिंक से रिप्लेस कर दिया, जिसकी वजह से उस वक्त उस पर केस नहीं बन सका। अगले दिन ऑफिसर क्राइम सीन में वापस गया और टॉयलेट में बिनी के फाइबर मिल गए। साथ ही ये भी सामने आया कि इंसिडेंट वाली रात एजेंट ने बॉस को टेक्स्ट किया था कि वो घर से एक चीज लेने जा रही है और उसके बाद उनका फोन कॉल भी हुआ था। एजेंट की स्कीम से जलकर ऑफिसर फिर से उसके पीछे पड़ गया और इस बार उसके पास नए सबूत भी। उसने ठान लिया कि वो एजेंट को मर्डर चार्ज में उलझाकर ही रहेगा। तभी अचानक जुनसियो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने कन्फेस कर दिया कि उसने एजेंट के फादर को मारा है। उसका पर्पस ये था कि पूरा डाउट उस पर चला जाए। लेकिन पुलिस ने जल्दी ही सच पकड़ लिया कि वो सिर्फ एजेंट को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था। बेचैन होकर जुनसियो ने एक ऑफिसर का गला पकड़ लिया और चिल्लाया कि एजेंट की जिंदगी कितनी मुश्किल थी, कृपया उस पर ब्लेम मत डालिए। ऑफिसर ने समझाया कि सबूत साफ दिखाते हैं कि एजेंट ने बॉस का इस्तेमाल किया अपने फादर को मरवाने के लिए और ये एक मेजर फेलनी है। जुनसियो को बचाने और अपना नाम क्लियर करने के लिए एजेंट ने मजबूरी में एंटरटेनमेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दी, जो उसे काफी टाइम से साइन करवाना चाहती ताकि उसे एक्टर बना सके। कंपनी की सीईओ ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया और पूरा ब्लेम बॉस पर शिफ्ट कर दिया। केस क्लोज हो गया और बॉस को एजेंट के फादर के मर्डर का क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया। बदले में सीईओ ने एक शर्त रखी, एजेंट कभी भी जुनसियो से नहीं मिलेगी। अगर वो मानती है तो सीईओ उसे एक इंटरनेशनल स्टार बना देगी और उसका पास्ट कभी बाहर नहीं आएगा। एजेंट ने जुनसियो से मिलकर गुड बाय कहा। जुनसियो ने उस पे इल्जाम लगाया कि उसने एक मासूम बॉस को फ्रेम कर दी जो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। एजेंट ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि उसे किसी पर तरस नहीं आता, सिर्फ खुद पर। उसने कहा कि उसने कभी नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं और अब वो तब तक रुकेगी नहीं जब तक वो टॉप तक नहीं पहुंचती, जहां कोई उसका रास्ता नहीं रोक सकता। उसके बाद एजेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धमाका कर। थोड़े सालों में वो नई एक्ट्रेस से टॉप सेलिब्रिटी बन गई। जेल में बंद बॉस कभी कभी टीवी पर एजेंट को देख और उसे देखकर उसके मन में कॉम्प्लेक्स इमोशंस उठ, जिसके बाद चॉन्किंग एंटरटेनमेंट की सबसे प्रॉमिसिंग न्यू कमर एक्ट्रेस के रूप में एजेंट रेड कारपेट पर सुपरस्टार हा इन कांग के साथ आती है। जब उसकी ड्रेस अटक जाती है तो हा इन कांग तुरंत उसे सपोर्ट करता है और दोनों की जोड़ी वहाँ सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। इस वक्त जुनसियो, जो अभी अभी अब्रॉड से वापस आया था, और किम जो जेल से रिलीज हो चुका था, दोनों ने एजेंट को टीवी पर चमकते हुए देखा। एजेंट अब जुनसियो एक फेमस राइटर बन चुका था अपनी नॉवल द अकॉम्प्लिस की वजह से, और किम जो कुरियर का काम करता था पूरी कमाई अपनी आंटी को देता जो उसके छोटे भाई को पाल रही थी। लेकिन आंटी उसे अब भी एक मर्डरर ही समझती थी और उसे भाई से मिलने नहीं देती, पर ऐसा करने पर उन्हें खुद भी दुख होता। वहीं रेड कारपेट पर एजिन और हाइन कांग की तस्वीर देख हाइन कांग की एक्स गर्लफ्रेंड इमरोना को जलन हो गई, जो डेस्परेटली हाइन कांग को वापस पाना चाहती। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि हाइन कांग एजिन में इंटरेस्ट ले रहा है। सब लोगों को एजिन मासूम लगती, सिर्फ इमरोना ही कहती थी कि उसकी आंखें अजीब। हाइन कांग ऑलरेडी इमरोना के ऑब्सेशन से थक चुका था। उसने क्लियर कर दिया था कि उसका ब्रेकअप हो चुका है
और वो उसकी जिंदगी में इंटरफेरेंस बंद कर। यह सुनकर इमरोना और भी गुस्से में आ गई। एक बार रेन में सीन शूट करते वक्त इमरोना ने जानबूझकर एजेंट को बार बार रीटेक करवाया। वो उसे बारिश में खड़ा रखती रही। डायरेक्टर ने समझ लिया कि वो ट्रबल क्रिएट कर रही है और उसे रोका, लेकिन इमरोना ने अपनी सीनियरिटी दिखाकर मना कर दी। शूट रुकने से कंपनी का लॉस होता, इसीलिए डायरेक्टर ने एजेंट से कहा कि वो सीनियर से माफी मांग ले। लेकिन तभी प्रेसिडेंट ह्यू सेट पर पहुंच गई और इमरोना को वार्निंग दी कि अगर उसने और ड्रामा किया तो उसका ड्रंक ड्राइविंग वाला स्कैंडल एक्सपोज कर दिया जाएगा। इमरोना घबरा गई और माफी मांगने लगी। एजेंट ने सोचा कि इमरोना प्रेसिडेंट ह्यू से इतना डरते हुए क्यों बिहेव कर रही। तभी उसकी एजेंट ने बताया कि प्रेसिडेंट ह्यू के पास एक एक्टर की ब्लैक फाइल्स होती है और उनके सीक्रेट्स उनकी ड्रॉवर में पड़े हैं। अगले शूट में एजेंट ने जानबूझकर इंटरव्यू एरिया में खुद को जुनसियो के बिल्कुल पास खड़ा कर लिया और दोनों एक दूसरे को दूर से ही चुपचाप देखते रहे। तभी अचानक जुनसियो की माँ आ गई और उसे डांटा कि वो अभी तक एजेंट को भुला नहीं पाया। उनका झगड़ा सुनकर इमरोना को शक हो गया कि दोनों का कोई कनेक्शन है और उसने तुरंत जुनसियो की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करने भेज दी। जुनसियो की मां एंटरटेनमेंट कंपनी गई और प्रेसिडेंट ह्यू को बोला कि एजेंट एक मर्डरर है और एक इनोसेंट कैफे ओनर को फंसाया गया। वो गालियां देती रही, एजेंट जैसी लोग एक्टर बनने लायक नहीं होते। प्रेसिडेंट ह्यू ने बिना सोचे उसे ऑफिस से फिकवा दिया। एजेंट ने प्रेसिडेंट ह्यू से माफी मांगी। ह्यू ने उसे कहा कि जितना हो सके उतना पैसा कमाओ और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओ कि कोई तुम्हें छू भी ना सके। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त इमरोना दरवाजे पर खड़ी हंस रही थी। उसने एजेंट को ताना मारा कि तुम्हारे पास अपनी माँ तक नहीं है और तुम्हारी पास्ट लाइफ कितनी रंगीन रही होगी। एजेंट उसके पास झुककर धीरे से बोली, अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया ना तो बर्बाद तुम हो। इमरोना ने एजेंट की पास्ट जानने के लिए डिसाइड किया कि वो जुनसियो के साथ सेम इवेंट में जाएगी। डिनर के बहाने उसने जुनसियो को फोर्स किया। एजेंट ने दोनों को साथ देखते ही तुरंत समझ लिया कि इमरोना क्या प्लान कर रही। तब उसकी एजेंट ने बताया कि कंपनी में आज इक्विपमेंट चेक है और पावर शार्प 6 बजे कट होगी। घर जाते वक्त एजेंट आधे रास्ते में कार से उतर गई और अपनी एजेंट को बोला कि वो घर चले। फिर वो जल्दी से कंपनी लौट गई इमरोना की ब्लैकमेल फाइल लेने। इधर एजेंट ने एजेंट के उतरते ही इमरोना को सीक्रेटली मैसेज कर दिया। एजेंट स्टेयर से चुपके से प्रेसिडेंट ह्यू के ऑफिस में गई और सेफ का पासवर्ड एंटर करने ही वाली थी कि पीछे से इमरोना आ गई, फाइल्स हाथ में लेकर। इमरजेंसी में सेंट्रल एलिवेटर चल रहा था और इमरोना सेफ पहले पहुंच गई थी। पार्किंग लॉट में इमरोना ने एजेंट को रोका और डिमांड की वो घुटने टेक कर माफी मांगे वरना वो फाइल्स रिलीज कर दे। एजेंट ने रिफ्यूज किया। इमरोना ने उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा। एजेंट भी पीछे नहीं हटी। उसने जवाब में कहा, इसीलिए हाइन कांग तुमसे दूर भागता है। ये सुनकर इमरोना और गुस्से में आ गई और उसने एजेंट को मारना शुरू कर दी। तभी कार का दरवाजा खुलते ही आवाज आई, जुनसियो आ चुका था। जुनसियो ने एजेंट को पिटते हुए देखा। वो आंखें लाल करके खड़ा हो गया, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिन बाद कंपनी का एनुअल इवेंट होता है। इमरोना ने जुनसियो को स्पेशली इनवाइट किया था और साथ ही ये भी एम्फसाइज किया कि एजेंट भी इवेंट में होगी। इवेंट के बीच हाइन कांग अचानक बीमार फील करता है और रेस्ट रूम में जाके अपनी मेडिसिन लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो क्राउच डाउन होता है पिल्स पूरी फ्लोर पर गिर जाती। तभी अचानक एजेंट सामने आ जाती है और उसे एक बोतल वाटर देती है। वेन्यू में वापस जाके स्क्रीन पर एक्टर्स का हाईलाइट रील चल रहा होता, लेकिन वीडियो के एंड में इमरोना के स्लैप करने का रिपीटेड फुटेज दिखने लगता है। गेस्ट शॉक होकर विस्पर करने लगते। सिचुएशन संभालने के लिए प्रेसिडेंट जियू तुरंत स्टेज पर जाता है और झूठ बोल देता है कि वो सीन एक्चुअली एक नए ड्रामा की शूटिंग का हिस्सा था। बाद में हमें पता चलता है कि इवेंट से पहले ही एजेंट को शक हो गया था कि उसकी एजेंट ने उसको धोखा दिया है और इमरोना को इन्फॉर्मेशन लीक। एजेंट ने एक्सप्लेन किया कि उसके फैमिली मेंबर की तबीयत खराब थी और पैसे की जरूरत थी और इमरोना ने उसे पैसे देकर फोर्स किया था ये सब करने के। एजेंट ने तभी अपनी एजेंट को खरीद लिया और इमरोना के ट्रैप में जाने का ड्रामा करके कंपनी में रखे डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव की। उसने जानबूझकर इमरोना को प्रवोक किया जिससे एजेंट चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड कर सके। प्रेसिडेंट ह्यू ने तो टेम्पोररी इमरोना को बचा लिया, लेकिन प्राइवेटली एजेंट ने वार्निंग दे दी कि अगर उसने दोबारा टारगेट की तो वो स्लैप का वीडियो पब्लिक कर देगी। इवेंट के बाद जब एजेंट रिलैक्स्ड मूड में वापस वेन्यू जाने लगे तभी एक फेमिलियर इंसान उसका रास्ता रोक लेता है। वो करप्टेड पुलिस ऑफिसर जिसने सालों पहले उसके फादर के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट किया था। वो वेटर के डिस्गाइज में आया था। ऑफिसर ने उसे पूछा कि क्या उसे कभी कैफे ऑनर के बारे में फिक्र हुई जो सालों से
फॉल्सली फ्रेम्ड है। जब जुनसियो हेल्प करने आगे बढ़ता तब तक कलीग आकर बताता है कि प्रेसिडेंट ह्यू उन्हें बुला रहे हैं और ऑफिसर चुपचाप निकल जाता है। ये सब इमरोना सीक्रेटली देख लेती है और ऑफिसर की फोटो लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने का ऑर्डर देती। दूसरी तरफ जब जुनसियो घर वापस आता है तो एजिन ऑलरेडी उसके घर में होती। दोनों की आंखें मिलती हैं। एजिन उसके पास आकर टाइट हग कर लेती। वो उसके शोल्डर पर सर रखकर कहती है कि उसे लगा था एक्ट्रेस बनने से उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन लगता है डेस्टिनी ने अभी तक उसको छोड़ने का प्लान नहीं बनाया। तभी मिसेस यून घर आती है और एजिन को देखते ही कंट्रोल लूज कर देती। वो एजिन के बाल पकड़कर उसे घर के बाहर फेंकने वाली थी। एजिन डिस्पेयर में जुनसियो से कहती है, मैं अभी भी हेल में ही जी रही हूँ। नेक्स्ट डे लास्ट सीन शूट करने के बाद हाइन कांग एजिन को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहाँ वो कन्फेस करता है कि जब उसका आइडल ग्रुप डेब्यू हुआ था, एक इवेंट में एक मेंबर को फैन ने दिए कुकीज से एलर्जी रिएक्शन हुआ था। उस मेंबर के प्लेस पर इन कांग ने होस्टिंग कर ली और वहीं से वो पॉपुलर होने लगा। बट उसे पहले से पता था कि कुकीज में नट्स हैं, लेकिन उसने कभी टीम मेंबर को वार्न नहीं किया। फैलो से जब भी उसका नया ड्रामा आता, वो मेंबर मैसेज करके कांग्रेट्स बोलता। इनकांग को समझ नहीं आता था कि वो सच में कांग्रेचुलेट करता है या पनिश। इनकांग को पता था कि एजिन ने एनुअल इवेंट में स्लैप वीडियो जानबूझकर रिलीज करवाया। उसने एजिन को वार्न किया, तुम्हें पता होना चाहिए तुम कब रुकना चाहते हो, वरना तुम भी मेरे जैसे अंदर अंदर टूट जाओगी। तभी एजिन को करप्ट ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है कि अगर वो उसे नहीं मिली तो वो उसके डैड के मर्डर को एक्सपोज कर देगा। वीआईपी रूम में पहुंचकर एजिन को लोग ड्रग के नशे में नजर आते। ऑफिसर कॉल करके कहता है, यही तुम्हारा फ्यूचर होगा। डर कर एजिन भागती है और बाहर हाइन कांग उसे देख लेता है। एजिन के कहने पर भी इनकांग को लगता है कि वो कुछ छुपा रही है और उसे एक स्कीमिंग वुमन समझने लगता है। इधर किम जो ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, वो ऑफिसर का फोन स्विच कर देता है और डेटा अपलोड करता है। तभी उसे पता चलता है कि ऑफिसर एक रिपोर्टर के साथ मिलकर एजिन के केस को एक्सपोज करने की प्लानिंग कर रहा है। शॉक में किम जो जुनसू को कॉल करता है। जुनसू सच बताता है, लेकिन एक झूठ मिक्स करके कि एजिन ने किसी को नहीं मारा। ऑफिसर बस उसे फ्रेम करना चाहता है। किम जो और जुनसू अब साथ मिलकर एजिन को मिलने जाते। इतने सालों बाद किम जो एजिन से मिलकर इमोशनल हो जाता है। जुनसू उसे खुश देखकर स्माइल करता है, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी चाहा कि एजिन ऐसे केयरफ्री। एजिन उन्हें बताती है कि उसका प्लान अब हाइन कांग को फिश करने का है और दोनों को उसकी मदद करनी होगी। बाद में किम जो इनकांग के पास्ट का ट्रूथ निकालता। वो छोटी एज में पेरेंट्स लूज कर चुका था और उसकी लाइफ में सिर्फ उसकी ग्रैंड मॉम ही। एजिन जानबूझकर ग्रैंड माँ से मल्टीपल टाइम्स टकराती। ग्रैंड माँ वार्म होके उसे घर डिनर पे बुलाती, लेकिन इनकांग वहाँ एजिन को देखकर फ्यूरियस हो जाता है और उसे घर के बाहर ड्रैग कर देता है। एजिन एक्सप्लेन करती है कि वो ग्रैंड मॉम से बस चांस से मिली। प्रॉब्लम इनकांग के अंदर है, जो अपने पास्ट की वजह से हर चीज में डाउट करता है। फिर वो एक इमोशनल कन्फेशन करती है और प्रिटेंड करती है कि उसका दिल टूट गया। स्टेप 1 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप 2 में एजिन उस ग्रुप के दूसरे मेंबर को इनकांग से मिलवाती है। वो रिवील करता है कि उससे पहले से पता था कि कुकीज में नट्स थे, फिर भी वो उसने इंटेंशनली खाया क्योंकि वो आइडल लाइफ से थक चुका था और जो वो उससे मैसेजेस करता था कभी जेन्युइन होते थे, कभी पनिश करने के। वो भी बताता है कि एजिन ने ही उसे इनकांग से मिलने भेजा। एजिन सच में तुम्हारी केयर करती है, वो चाहती है कि तुम अपने पास्ट से फ्री हो जाओ। ये सुनकर इनकांग को लगने लगता है कि उसने एजिन को गलत समझा। वो प्रोएक्टिवली एजिन को डिनर पर इनवाइट करता है। इधर जुनसू और किम जो ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं, जो रिपोर्टर को मिलने जा रहा था। उन्हें ऑफिसर की बेटी के मेडिकेशन हिस्ट्री का पता चलता है और उसे थ्रेटन करके एजिन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बंद करवा देते हैं। रिपोर्टर को ऑफिसर से मैसेज मिलता है कि एजिन ने अपने फादर को नहीं मारा। रिपोर्टर ये न्यूज इमरोना को बता देता है। किमजो को पता चलता है कि रिपोर्टर इमरोना का आदमी है। जुनसू डायरेक्टली इमरोना से कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है। इमरोना उसके एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि जुनसू एजिन से फीलिंग्स रखता है, लेकिन जुनसू एडमिट नहीं करता। डिनर से पहले एजिन किमजो से मिलती है और कहती है कि इनकांग को जितना हो सके रोक कर रखना। इसीलिए किमजो अपने बाइक से इनकांग की कार में टक्कर मार देता है, फिर उसका फोन गलती से गटर में गिरा देता है। बाय द टाइम इनकांग सब क्लियर करता है, 1 घंटा लेट हो जाता है। ट्रैफिक में फंसकर वो कार छोड़कर दौड़ पड़ता है। रेस्टोरेंट बंद होने का टाइम होता है। एजिन नीचे आ जाती और गेट पर ही इनकांग आ जाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ
फोन गटर में गिर गया, इसलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पाया। एजिन गुस्सा होने के बजाय सिर्फ पूछती है, तुम ठीक हो, ठंड तो नहीं लग रही, और अपना स्कार्फ उतारकर उसके गले में डाल देती। इनकांग इमोशनल होकर एजिन को किस कर लेता है। ये था उन दोनों का लव सील करने का मोमेंट। रिपोर्टर ने छुपकर उन दोनों का किस सीक्रेटली कैप्चर कर लिया था। वो इमरोना को फॉलो कर रहा था, पर किम जो पास ही छुपा हुआ था, उसको और क्लियर फुटेज मिल गई। दूसरी तरफ जब जुनसियो ने ड्रंक इमरोना को टैक्सी में बिठाया, तभी उसने देखा कि एक रिपोर्टर उसे कॉल कर रहा था। जुनसियो ने कॉल उठा लिया, तब पता चला कि रिपोर्टर एजिन और इनकांग का रिलेशनशिप एक्सपोज करने वाला है। जुनसियो ने तुरंत एजिन को कॉल करके वार्न किया। एजिन खुद रिपोर्टर से मिलने पहुंची। उसने उसे ब्राइब ऑफर की, प्रॉमिस किया कि उसके पास एजिन और इनकांग के एक्सक्लूसिव फोटोज और इनसाइडर्स इन्फो होगी। उसने एक यूएसबी में कुछ इंटीमेट फोटोज रिपोर्टर को दे दिए और बोला कि बाकी मटेरियल भी मिलेगा, बस रिपोर्टर उन दोनों का पीछा करना बंद करे। थोड़ी ही देर में न्यूज फैल गई। एजिन और इनकांग का रोमांस इंटरनेट पर ब्लास्ट हो गया। सारे मीडिया आउटलेट्स एक दूसरे से पहले कवर करने में लगे थे। इन सब के बीच एजिन को अपने एजेंट की ब्लाइंड डेट की अनयूजुअल चिंता हो रही थी। उसने अपना क्रेडिट कार्ड देकर उसे सैलून जाने को बोला और बार बार याद दिलाया कि ज्यादा ड्रिंक मत करना। एजेंट इमोशनल हो गया। अच्छे से तैयार होकर डेट पे पहुंची तो पता चला कि डेट किमजो ही था। एजेंट थोड़ी टिप्सी थी तो किमजो ने उसे बातें निकलवाई। एजेंट ने एक ऐसा इंडस्ट्री सीक्रेट बोल दिया जो किसी भी एक्टर की करियर बर्बाद कर सकता है, और उसे पता भी नहीं चला कि किमजो सब सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर बाद इमरोना के पास एक वीडियो पहुंची जिसमें एजेंट कन्फेस कर रहे थे कि उसने इमरोना की ड्रंक ड्राइविंग को कवर किया था। इमरोना पैनिक हो गई। इस वक्त एजेंट मुस्कुराकर उसके पास आई और वार्निंग दी, मुझसे पंगा लोगी तो यही होगा। वीडियो लीक होते ही इमरोना की फोन हेट मैसेजेस से भर गई। एजेंट डरी हुई एजेंट से हेल्प मांगती है, पर एजेंट ठंडा सा जवाब देती है, तुम एक सीक्रेट भी नहीं रख सकती, और उसे तुरंत फायर कर देती है। इमरोना के टोटली कोलैप्स होने के बाद एजेंट अपने और इनकांग के रिलेशन पर फोकस करना शुरू करती है। दोनों को कपल डील्स मिलने लगते हैं और वो ओपनली अपना रोमांस दिखाते हैं। जिसके बाद एजेंट मॉल इवेंट में जाती है जहां उसे संग ही मिलती है, जो अब एक सेल्स क्लर्क बन चुकी थी। संगी को शौक लगता है देखकर कि स्कूल की डीमन लड़की आज सुपरस्टार बन गई है। बदला लेने के लिए उसने ऑनलाइन एक पोस्ट कर दिया कि एजिन ने स्कूल में क्लासमेट को ब्लैकमेल किया था और झूठे इल्जाम लगाए थे। किमजो ने वो पोस्ट देखी, तुरंत पुराने क्लासमेट को कांटेक्ट किया और संगी का पास्ट एक्सपोज कर दिया। उसकी चोरी, उसके र्यूमर स्प्रेड करने की वजह से उसका स्कूल ट्रांसफर, सब पब्लिक सिंपैथी एजिन के साइड आ गई। लोग उसे विक्टिम समझने लगे, पर एजिन अंदर से फिर भी डिस्टर्ब थी। रात को उसका फीवर हाई हो गया और नाइटमेयर्स आए क्योंकि इनकांग वर्क ट्रिप पर था। उसने अपनी ग्रैंड मॉम को बुला लिया। ग्रैंड मॉम ने उसको प्यार से खाना खिलाया, गले लगाया और सुला दिया। वो कह रही थी कि एजिन एक अच्छी बच्ची है और जो कुछ भी उसने किया होगा किसी मजबूरी में ही किया होगा। एजिन को पहली बार किसी एल्डर का ऐसा प्यार मिला। इमोशनल होकर उसने ग्रैंड मॉम को अपने रूम का पासवर्ड दे दिया। संगी का केस थोड़ा ठंडा ही हुआ था कि टेम्पल में एजिन की मुलाकात कॉफी शॉप ऑनर से हो गई, जो अभी जेल से रिलीज हुआ था। पर ऑनर ने उससे कुछ भी गलत नहीं कहा, बस कामली पूछा, जो तुम चाहती थी क्या तुम्हें सब मिल गया? तभी ग्रैंड मॉम और इनकांग का ब्रदर वहां पहुंच गए। ग्रैंड मॉम ऑनर को पहले से जानती थी। वो प्रिजन में वॉलंटियर करती हुई ऑनर से मिली थी। एजिन को डर लगा कि कहीं ऑनर ग्रैंड मॉम के सामने उसका पास्ट न बोल दे, इसीलिए उसने जल्दी से कह दिया कि वो सिर्फ ऑनर की कॉफी शॉप में पार्ट टाइम काम करती। टेम्पल से निकलते ही एजिन ने किमजो को बुलाया और बोला कि ऑनर की हर मोमेंट पे नजर रखो। इस बीच जुनसू की न्यू नॉवल की फिल्म अडेप्टेशन अनाउंस होने वाली थी। मीडिया में न्यूज आई कि जुनसू को इमरोना के साथ डेट पे देखा गया है और शायद फिल्म की फीमेल लीड इमरोना हो, पर क्योंकि चॉन्किंग एंटरटेनमेंट में हिडन फाइनेंशियल बैकर जुनसू खुद था, उसने प्रेसिडेंट ह्यू से डिमांड रखी फिल्म की हीरोइन सिर्फ एजिन होगी। इनकांग को शॉक हुआ जब पता चला कि ओरिजिनल ऑथर ने पर्सनली एजिन को चूज किया है। उसने एजिन को बोला, इतना प्रेशर मत लेना और डिसीजन सोच समझ कर लेना। रात को एजिन ने जुनसू से कन्फ्रंट किया, उसे एक्यूज किया कि उसने पैसा यूज करके प्रेसिडेंट शू को ब्लैकमेल किया और जानबूझकर उसे इनकांग से फाइट करवाई ताकि वो उसके पास वापस आए। जुनसू ने सीधे पूछ लिया, क्या तुम्हें इनकांग से सच में प्यार हो गया है? क्योंकि एजिन ने कहा था कि वो 1 साल तक इनकांग को डेट करेगी, लेकिन अब तो 1 साल से ज्यादा हो गया था। एजिन ने पलटकर पूछा, फिर तुम इमरोना के इतने क्लोज क्यों थे, जबकि तुम जानते थे
कि उसने मुझे फ्रेम किया। जुनसू ने समझाया कि उसने इमरोना को इसीलिए पास रखा क्योंकि इमरोना एजेंट के लिए थ्रेट और उसे क्लोज रखकर वो उसे कंट्रोल कर पाता था। बातें अब टेंस हो गई। जुनसू धीरे धीरे एजेंट के करीब आया। तभी इमरोना रूम में घुस गई और चिल्लाई कि वो सब इनकांग को बता देगी। एजेंट कोल्ड फेस के साथ वहाँ से निकल गई। जुनसू ने इमरोना को रोक लिया जो अननेसेसरी ड्रामा कर रही थी। नेक्स्ट डे एजेंट का बर्थडे था। इनकांग ने रोमांटिक डेट प्लान की थी। जैसे वो रिंग निकालकर प्रपोज करने वाला था तभी इमरोना जुनसू के साथ आ गई और बोल दिया कि कल रात एजेंट जुनसू के साथ जुनसू के घर थी। एटमॉस्फेयर अब टेंस हो गया। इनकांग गुस्से में बैल्कनी में चला गया। एजिन उसके पीछे गई और एक्सप्लेन किया कि वो और जुनसू एक टाइम स्टेप सिबलिंग थे, बस और कुछ नहीं। तभी इनकांग को उसके ब्रदर का कॉल आया। कॉल रखने के बाद उसने एजिन को बताया कि उनकी ग्रैंडमॉम ने उसका लॉस्ट डायरी ढूंढ लिया है। वो एजिन के घर बर्थडे मील बनाने गई थी पर बिना खाए पिए वापस आ गई और काफी अपसेट। इनकांग का ब्रदर बाहर था और इनकांग को शूट में जाना था, इसीलिए उसने एजिन को बोला प्लीज ग्रैंडमॉम का ध्यान रख लो। एजिन तुरंत किमजो की मोटरसाइकिल पर बैठकर ग्रैंडमा के घर पहुंची। दरवाजा खोला तो ग्रैंडमॉम सोफा पर शांत बैठी थी। डायरी बिल्कुल सामने खुली थी। पता चला कि किचन में दवाई ढूंढते वक्त ग्रैंडमॉम को उसकी हिडन डायरी मिल गई थी जिसमें उन्होंने सारी सच्चाइयां। बाहर किम जो वेट कर रहा था। कुछ ही देर में जुनसू भी आ गया। फिर अचानक जोर की आवाज आई। दोनों भाग कर गए। देखा कि ग्रैंडमॉम स्टेयर्स से गिर चुकी थी और एजिन ऊपर खड़ी थी। ग्रैंडमॉम को हॉस्पिटल ले जाया गया पर उनको बचाया नहीं जा सका। इनकांग अपनी ग्रैंडमॉम को आखिरी बार नहीं देखा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एजिन बिल्कुल काम थी। उसने स्टेटमेंट दिया कि ग्रैंडमॉम एक स्ट्रे कैट को खाना देने के लिए उठी पर तभी उन्हें चक्कर आया, बैलेंस लूज हुआ और वो गिर गई। फ्यूनरल के दिन कॉफी शॉप ऑनर वहाँ आया। इनकांग के ब्रदर ने उससे पूछा कि क्या एजिन वही पार्ट टाइमर लड़की है जो केस में इन्वॉल्व थी। ऑनर ने सर हिला दिया। नहीं, उसका कोई फॉल्ट नहीं था। वो सिर्फ विक्टिम की फैमिली थी और सब र्यूमर्स गलत थे। एजिन जो कॉर्नर से सब सुन रही थी बाद में ऑनर के पास गई और पूछा कि वो उसको कवर क्यों कर रहा है। ऑनर ने बोला जेल के पहले साल में मैं तुमसे नफरत करता, तुमसे बदला लेने की सोचता था, पर फिर समझा अगर तुम्हारे पास कोई सही एल्डर होता तो तुम कभी यहाँ तक नहीं पहुँच। फ्यूनरल के बाद एक नेबर ने इनकांग को बताया कि इंसिडेंट वाले दिन एक यंग वुमन घर में गई थी। उसने ग्रैंड मॉम की रोने की आवाज सुनी थी और ग्रैंड मॉम उस लड़की से पूछ रही थी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। नेबर ने ये भी बताया कि ऊपर वाले नेबर के घर में सीसीटीवी कैमरा है, पर जब इनकांग वहाँ पहुंचा पता चला कि पुलिस ऑलरेडी फुटेज ले गई है। एक्चुअली फुटेज पुलिस ने नहीं, किम जो ने ली थी। उसने यूएसबी जुनसू को दिया और गुस्से में उसे पंच मारा। उसका कहना था एजेंट पर तुम कभी ट्रस्ट नहीं करते, मैंने हमेशा किया है, वो ये सब नहीं कर सकते। जुनसू यूएसबी को देखकर डर भी रहा था और ट्रूथ इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। कंफ्यूज और स्केयर्ड वो यूएसबी खोल नहीं पाया और इतना ड्रिंक कर लिया कि इमरोना को उसे घर ड्रैग करना पड़ा। दूसरी तरफ ग्रैंड मॉम की डेथ हाइन कांग को अंदर तक हिला दिया था। वो बिल्कुल टूट चुका था, इतना कि उसने रिटायरमेंट का भी सोचा, सिर्फ इसीलिए कि वो एजिन के साथ सेटल हो सके। लेकिन एजिन ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने ही अपना रिंग खरीदने वाला वीडियो लीक किया, जिसकी वजह से एक फेमस डायरेक्टर ने उसे डांट दिया था, जिससे वो अभी अभी मिली थी और वो उसे अब कास्ट भी नहीं करेगा क्योंकि उसके और इनकांग के वेडिंग रूमर्स हर जगह स्प्रेड हो गए थे। इस बात पर एजिन ने हाइन कांग से ब्रेकअप कर दिया। हाइन कांग शॉक में था। उसे लग रहा था जैसे एजिन एक रात के अंदर ही बिल्कुल दूसरी इंसान बन गई हो। वो उसे रुकने के लिए बार बार मना करता रहा, पर फिर भी एजिन ने उसका दिल एक और बार तोड़ दिया। उसने कन्फेस किया कि उसने ही ग्रैंड मॉम की डायरी चुराई थी। वो कहती है कि उसने ये सब सिर्फ ग्रैंड मॉम को खुश करने के लिए किया था ताकि उनके करीब आ सके। ये सुनकर हाइन कांग पूरी तरह से टूट गया। उसने पूछा तुमने ग्रैंड मॉम के साथ आखिर क्या किया। एजिन ने बिल्कुल कैजुअल टोन में कहा उसने सिर्फ ग्रैंड मॉम को सच बताया था। जाने से पहले उसने कहा कि वो एक जर्नलिस्ट से कह देगी कि उनका ब्रेकअप म्यूचुअल है, बिजनेस शेड्यूल और डिस्टेंस की वजह से। रास्ते में एजिन को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी एक क्रिटिकल मोमेंट पर किम जो मोटरसाइकिल पे आ गया और उस स्टॉकर को रोक दिया। एजिन तो बच निकली, लेकिन किमजो की किस्मत खराब थी। एक गैंग आया और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। अगले दिन जैसे एजिन ने कहा था, जर्नलिस्ट ने उनके ब्रेकअप की न्यूज ऑफिशियली अनाउंस कर दी। इस सब की वजह से प्रेसिडेंट ह्यू ने उसे मिलकर कंफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन हाइन कांग ने घर पर अपनी जान ले ली थी। न्यूज सुनकर जुन सियो ने एजिन का सामना किया। उसने उसे ब्लेम किया कि वो हाइन कांग की मौत की जिम्मेदार है।
एजिन ने सब काट दिया। वो कहती है कि उसने सिर्फ ब्रेकअप प्रपोज किया था। हाइन कांग एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसमें मेरी क्या गलती? उसने जुनसियो से कहा कि उसे उसके अंदर इंसानियत ढूंढने की उम्मीद ना रखे। फिर एजिन ने बात को पलट दिया। उसने कहा अगर उस दिन जुनसियो की माँ ने उसे बाथटब में डुबाया था तो जुनसियो बिना सोचे उसे बचा लेता, और उसने कुछ नहीं किया। उसने जानबूझकर पुरानी बातों को छेड़ा ताकि जुनसियो गिल्ट में डूब जाए। फिर वो उसे गले लगाकर बोलती है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। हाइन कांग की डेथ के बाद फैंस ने एजिन को सोशल मीडिया पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब सब कुछ वर्स्ट लग रहा था तब संगी वापस आ गई। वो एजिन को बचाकर उसे घर ले आई, लेकिन जाते जाते उसका कोट और एक्सपेंसिव बैग उठाकर ले गई, अपना पुराना हिसाब बराबर करते हुए। वही प्रेसिडेंट थ्यू, जो हाइन कांग को हमेशा छोटे भाई की तरह ट्रीट करती, रेवेंज मूड में आ गई। उसने एक जर्नलिस्ट को ढूंढकर उसे पैसे दिए कि वो एजिन के फादर की डेथ केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करे और तुरंत एक्सपोज करे। उसका प्लान सीधा था, एजिन को इंडस्ट्री से बर्बाद करना। इसी बीच जुनसियो की माँ अचानक एजिन के सामने आ गई। वो उसके सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगती है। वो कहती है कि चाहे एजिन उसे माफ करे या ना करे, लेकिन उसे जुनसियो को दिखाना होगा कि वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही है। एजिन का गुस्सा फूट पड़ा। वो कहती है कि अब मैं पहले की तरह काइंड नहीं हूँ। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एजिन ग्रैंडमा से कन्फेस करती है कि उसने डायरी चुराई थी ताकि वो ग्रैंडमा का दिन जीत सके, क्योंकि वो इनकांग को पसंद करती थी। ग्रैंडमॉम ने उसे गले लगाकर माफ भी कर दिया था और ये राज कभी किसी को ना बताने का प्रॉमिस किया था। तभी एक स्ट्रे कैट ने बाहर मियाओ किया। ग्रैंडमॉम उसे खाना देने उठी और एजिन भी उनके पीछे गई। वो देख रही थी कि ग्रैंडमॉम उसे बुला रही है, लेकिन तभी ग्रैंडमॉम चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। एजिन ने हाथ बढ़ाया पर देर हो चुकी थी। उस पल एजिन के दिल में सिर्फ यही सोच थी, अगर पास्ट में वो फोर्स्ड ना होती डायरी चुराने को तो आज ये सब होता ही नहीं। और अब उसने फैसला किया कि वो जुनसियो की माँ को कभी माफ नहीं करेगी। इस तरफ जुनसियो ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और यूएसबी की फुटेज देख ली। उसने पूरा सच देख लिया कि एजिन ने ग्रैंडमा को नहीं मारा, बल्कि वो खुद गिर गई। जुनसियो रिग्रेट में डूबकर टूट गया कि उसने एजिन पर शक किया। इधर चॉन्गिंग एंटरटेनमेंट ने तुरंत एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। एजिन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। वो कंपनी से फॉर्मली निकाल दी गई। एजिन गुस्से में प्रेसिडेंट ह्यू के पास पहुंची और एक्सप्लेनेशन मांगा। प्रेसिडेंट ह्यू ने सब कुछ उस पर डाल दिया। उसने कहा कि उसे हाइन कांग की डेथ का हमेशा पछतावा रहेगा और वो एजिन को फिर से उसके पिता के मौत के केस में घसीटेगी। एजिन ने उसे रिक्वेस्ट किया कि इतना क्रूएल ना बने, पर वो और ज्यादा हार्श हो गया। उसने कहा कि वो तभी माफ करेगा जब एजिन बिल्डिंग से जंप करेगी। एजिन की सब्र की हद टूट गई। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने कभी नहीं देखा कि हाइन कांग कितना मेंटली कोलैप्स्ड हो रहा था। उसका 1 साल मेरे साथ, 10 साल तुम्हारे साथ से ज्यादा पीसफुल था। वो गुस्से में वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद जुनसियो की माँ का फोन आया। वो जानना चाहती थी कि क्या एजिन ने उसकी अपॉलॉजी वाली बात जुनसियो को बता दी। वो कहती है कि उसने अर्जेंटली जुनसियो से किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, उसके डेब्ट भी चुकवाने होंगे। एजिन ने कॉल स्पीकर पर लगा दिया ताकि जुनसियो खुद सुन सके कि उसकी माँ कितनी सेल्फ सर्विंग है। आखिर में जुनसियो किडनी डोनेट करके सारे डेब्ट चुकाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक कंडीशन पर, उसकी बात दोबारा कभी एजिन या उसके ग्रैंडपा के जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगी। सर्जरी से पहले जुनसियो ने एजिन को कॉल किया और उसे सेफ रहने को कहा। इस सब में एजिन का मेन फोकस प्रेसिडेंट ह्यू ही थी। उसे पता था ये अब एक फाइट टू द एंड बन चुकी है। जब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तब एक ट्विस्ट आया। अथॉरिटीज ने प्रेसिडेंट ह्यू को एम्बेजलमेंट और टैक्स इवेजन के चार्ज में अरेस्ट कर लिया। एजिन के कंधों से एक पहाड़ उतर गया। वो सालों बाद हल्की सांस ले पाई। थोड़ी देर बाद एक नए एंटरटेनमेंट कंपनी का कॉल आया और वो उसे साइन करना चाहते थे। एजिन मीटिंग के लिए गई। वहाँ उन्होंने बताया कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मुंदू ह्युंग खुद चाहता है कि वो उसे साइन करे। मुन ने ऑलरेडी उसके सारे नेगेटिव आर्टिकल्स ऑनलाइन से हटवा दिए थे। एजिन ने मुन से मिलकर डायरेक्टली पूछा, क्यों तुम मुझे हेल्प कर रहे हो? मैं अभी भी पब्लिक के टारगेट पर हूँ। मुन ने कहा उसने उसका पूरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया है। वो उसके बुरा बचपन सुनकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो उसका गार्जियन बनना चाहता है। प्रेसिडेंट ह्यू को हटाना सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। आगे के प्लान्स वो अभी रिवील नहीं कर सकता। इसी बीच जुनसियो, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था, उसे किम जो का कॉल आया। किम जो ने कहा कि बहुत जरूरी बात करनी है। पिछले कुछ दिनों से किम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसे पता लगा कि जो लोग एजिन का पीछा कर रहे थे और जिन्होंने उसे मारा था वो फेक नंबर प्लेट्स वाली गाड़ी में थे।
उनकी असली आइडेंटिटी ट्रेस नहीं हो पाई, पर उसे पता नहीं था कि ऑफिस में लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ है। जो भी वो बोल रहा था वो मून तक लाइव ट्रांसमिट हो रहा था। मून ने डिसाइड किया कि एजेंट के पास्ट के सारे स्टेन्स मिटाने के लिए सबसे पहले किम जो को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि वो उन ट्रूथ्स में घुस रहा था जो मून को पसंद नहीं थे। किम जो ने जुनसियो को अपने हाथ और पेट की सारी इंजरीज दिखाई। उसने कहा कि कोई जानबूझकर एजेंट को टारगेट कर रहा और उनकी इंटेंशन साफ नहीं लग रही। वो दोनों सीरियस डिस्कशन में लगे थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि किसी ने अंदर से ऑफिस का डोर लॉक कर दिया है। रूम में धीरे धीरे गैस लीक हो रही थी। किम जो ने सबसे पहले स्मेल नोटिस की। डोर खोला तो वो लॉक्ड था और बाहर आग फैल रही थी। मजबूरी में उसने चेयर उठाकर ग्लास डोर तोड़ा, लेकिन इससे गैस कैनिस्टर एक्सप्लोड हो गया। आग जल्दी से पूरे रूम में फैल गई। खुशकिस्मती से दोनों ने कूदकर अपनी जान बचाई। दोनों ने तुरंत एजेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। इधर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ। मून उसे अपना पूरा प्लान बता देता है। वो एजेंट को एक फेमस डायरेक्टर की न्यू फिल्म में कास्ट करवाएगा, जिससे उसका इंटरनेशनल डेब्यू होगा। साथ ही वो उसे एक मेजर फिल्म फेस्टिवल में लीडिंग एक्ट्रेस अवार्ड के लिए कम्पीट भी करवाएगा। मून के अकॉर्डिंग एजेंट हर दिन एक टॉप एक्ट्रेस की तरह जिए और एजेंट को ये सब एंजॉय करना होगा उसकी वाइफ बनकर। एजेंट उसकी दी हुई एंगेजमेंट रिंग एक्सेप्ट कर लेती और उससे शादी करने के लिए एग्री कर लेती। इसी वक्त जुनसियो को एक अर्जेंट कॉल आता है ग्रैंडपा के सेक्रेटरी का। पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा क्रिटिकल कंडीशन में है। वो तुरंत किम जो को बोलता है कि एजेंट को ढूंढकर उसकी सेफ्टी इंश्योर करे और खुद हॉस्पिटल की तरफ रश करता है, पर बदकिस्मती से वो हॉस्पिटल लेट पहुंचता है। ग्रैंडपा उसे मिले बिना इस दुनिया से जा चुके थे। फ्यूनरल में जुनसियो की मॉम आती है और तुरंत पूछती है कि क्या उसको इनहेरिटेंस में कुछ मिला है। जब पता चलता है कि उसके लिए कुछ भी नहीं रखा, वो टेंट्रम थ्रो करने लगती है, अपने फादर इन लॉ को गालियां देती है। गुस्से में आकर वो एक्सीडेंटली जुनसियो की असली आइडेंटिटी रिवील कर देती है। जुनसियो शॉक्ड रह जाता है। जितना प्यार और केयर उसे ग्रैंडपा ने दिया था, वो इसीलिए क्योंकि वो एक्चुअली उनका खून नहीं, फैमिली का इनलेजिटिमेट चाइल्ड था। उसकी मॉम उसे बुद्धू कहकर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि एजिन, वो शैतान लड़की बचपन से ये सीक्रेट जानती थी और सिर्फ जुनसियो ही एकलौता था जिसे अनजाने में रखा गया था। तभी जुनसियो को समझ आता है कि उसकी मॉम ने क्यों एजिन को बुली किया, घर से निकाला। वो डरती थी कि एजिन सच बोल देगी। गिल्ट से टूटकर जुनसियो खुद को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से एजिन को इतना साल सफर करना पड़ा। वो एजिन से नाराज भी होता है कि उसने सच क्यों नहीं बताया। एजिन सरप्राइजिंगली काम रहती है। वो समझाती है कि उसने ये सब उसके फायदे के लिए छुपाया। अगर सच पहले ही सामने आ जाता तो जुनसियो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता और वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाता जो ग्रैंडपा ने दी। पर जुनसियो कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसके एक्शन से एजेंट को दर्द मिल रहा है तो वो सब कुछ खुशी खुशी छोड़ देता, सारी मुश्किलें अपने ऊपर ले लेता, सिर्फ एजेंट के लिए। एजेंट पास्ट में अटकना नहीं चाहती। वो कहती है कि कुछ चीजें जो हो चुकी हैं उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। फिर कुछ टाइम बाद एजेंट मून से शादी कर लेती है और उसके लग्जरी विला में शिफ्ट हो जाती। सेलिब्रिटी और टाइकून की शादी न्यूज बन जाती है और एजेंट सबकी एनवी बन जाती है। विला एक्सप्लोर करते वक्त एजेंट नोटिस करती है कि थर्ड फ्लोर का स्टडी हमेशा लॉक रहता है। वो बटलर से रिक्वेस्ट करती है कि वो रूम देखना चाहती है। बटलर बताती है कि उस रूम का एक्सेस सिर्फ मून के पास है। इवन उसकी एक्स वाइफ भी कभी नहीं गई थी वहाँ। एजेंट क्यूरियस हो जाती है। वो झूठ बोलकर कहती है कि उसे लाइंस रिहर्स करने के लिए एक क्वाइट रूम चाहिए। मून स्मार्टली टॉपिक को अवॉइड करता है और इसके बदले खुद एजेंट के साथ रिहर्स करने का ऑफर देता है। रिहर्स के दौरान एजेंट उसे स्क्रिप्ट देती है जिसमें विलन एक मास्टरमाइंड होता है जो हीरोइन की फैमिली का मर्डर करता है। मून अचानक पूछता है, क्या तुमने कभी किसी को मारा है या मारने का मन हुआ है? फिर वो अपनी एक्स वाइफ की कहानी सुनाता है, कैसे उसने उसे इतना पैम्पर किया लेकिन वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती थी। एक्स वाइफ बार बार कहती थी वो उसे मारना चाहती है, इसीलिए उसने डिवोर्स ले लिया और बाद में एक्स वाइफ का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया। अब वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में है। इन दोनों की कन्वर्सेशन में हिडन मीनिंग्स भरे होते हैं, पर दोनों प्रेटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सबटल साइकोलॉजिकल गेम चल रहा होता है। नेक्स्ट डे किम जो एक इवेंट में जाता है जहां एजेंट भी होती है। वो किम जो को अपनी मिनी वैन में बुलाकर कहती है कि वो मून की सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करेगी, स्पेशली उसकी एक्स वाइफ के बारे में। किम जो शॉक्ड होता है मून की पास्ट मैरिज सुनकर और उसे बैड पर्सन बोलता है,
पर उन्हें पता नहीं होता कि उनकी पूरी कन्वर्सेशन मून रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा है। घर वापस आने पर बटलर एजिन को गर्म चाय देता है, बोलता है ये मुन ने खास ऑर्डर की है। बटलर के जाते ही एजिन तुरंत चाय सिंक में डाल देती है। कुछ देर बाद मुन घर आता है। वो एजिन को काउच पर सोया हुआ देखता है, उसके पास झुककर उसके फेस को स्टॉक करता है, एक अजीब सी लिपस्टिक स्माइल के साथ। नेक्स्ट डे पूल साइड एजिन सन बाथिंग कर रही होती है। तभी संगी, जो कि मेड बनकर आई होती है, उसके पीछे छुप कर आता है, हाथ में नाइफ लेकर। एजिन डेंजर सेंस कर लेती है। वो तुरंत आंखें खोलकर नाइफ को पकड़ लेती है और खड़ी हो जाती है। पहले संगी रोज एजिन के घर आती थी फ्री मील्स के लिए और वहां से एजिन के बैग्स, एक्सेसरीज चुराकर सेकेंड हैंड बेचती थी। पर एक दिन वो पुलिस के हाथ पकड़ी गई जब वो बहुत सारा लग्जरी स्टफ बेचने गई थी। लकीली एजिन ने उसके फेवर में स्टेटमेंट देकर केस को काम कर दिया। संगी ने सारा सामान वापस कर दिया, पर दिल में संगी को हमेशा हाई स्कूल की वो ह्यूमिलिएटिंग मेमोरी याद आती। उसके हिसाब से उसकी जिंदगी तब से ही बिगड़ी थी। वो सोचती थी कि एजिन से एक सॉरी मिल जाए तो उसका गुस्सा शांत हो जाए, पर एजिन के अकॉर्डिंग उसने कभी गलत नहीं किया, वो सिर्फ रिटेलिएट कर रही थी। पुलिस संगी ही थी जिसने लिमिट क्रॉस की थी। एजिन के सॉरी ना करने पर संगी फिर से नाइफ लेकर अटैक करती है। नाइफ एजिन के कॉलर बोन को कट कर देता है। संगी की आंखों में हेट्रेड भरा होता है। वो एक्यूज करती है कि वो एजिन के पास सिर्फ इसीलिए रही ताकि वो उसका डाउनफॉल देख सके, पर उसके बावजूद एजिन और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई। संगी एजिन को नीचे दबा देती है, उसका फेस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में, लेकिन फाइट में नाइफ घूमकर संगी के फेस को कट कर देता है। पूल के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखकर संगी ब्रेक डाउन हो जाती, चीखती है। एजिन भी जमीन पर गिरती है और अचानक किसी साइको की तरह हंसने लगती है। पास खड़ा मुन ये सब बेहद शांति से देख रहा होता है, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ देर बाद स्टाफ भी पहुंच जाते हैं और मुन एजिन को लेकर वहां से चला जाता है, जबकि संगी चीखते हुए वहीं रह जाती। अपने कमरे में पहुंचकर एजिन को पास खड़ा जुनसियो दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वो सपना देख रही है, क्योंकि जुनसियो उसके पास कभी खुद से आता ही नहीं। लेकिन अब एजिन को अपने बीते हुए फैसलों पर पछतावा होने लगा। खबर वायरल हो जाती है कि एजिन की क्लासमेट ने उस पर हमला किया। जिया होबी ये न्यूज देखकर संगी को गालियां देता है, लेकिन एजिन से संपर्क नहीं कर पाता। एजिन की तबीयत थोड़ी ठीक होती है तो वो फोन पर मुन से बात करती है। मुन उसे बताता है कि संगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अगर एजिन ठीक महसूस करे तो जल्दी से शूटिंग पर लौट जाए ताकि र्यूमर्स शांत हो जाए। एजिन मान जाती है। उधर जिया को अपने बॉस से एक बहुत बड़ी जानकारी मिलती। मुन की पहली वाइफ को मेंटल इलनेस के चलते असाइलम में रखा गया था, लेकिन अब वो मिसिंग है और संगी को भी उसी असाइलम में रखा गया है। बॉस जिया को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें असाइलम की फुटेज होती। फुटेज में जिया देखता है कि मुन का मैनेजर, वही आदमी जिसने पहले उस पर हमला किया था, वहीं घूम रहा है और ये भी नोटिस करता है मुन के सभी आदमियों के हाथ पर क्रॉस का निशान है। जिया को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी जान पर जो हमले हुए थे वो भी मुन ने ही करवाए थे। उधर जुनसियो अपनी माँ युन के साथ समय बिताने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक आदमी उसे मिलता है जो खुद को जुनसियो का फैन बताता है, लेकिन कहता है कि एजिन पर चलते र्यूमर और संगी वाला अटैक अब ट्रेंड में है और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है। जुनसियो को अंदाजा ही नहीं होता कि एजिन की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो तुरंत जिया को कॉल करता है। एजिन अपने घर में हेलुसिनेशंस देखने लगती है। उसे लगता है कि सर्वेंट्स उसके बारे में गलत बातें कर रहे हैं और कोई लड़की उसे मारने आ रही है। तभी गुआन के आने से वो होश में आती है और चुपचाप अपना टी पीने लगती है, लेकिन बाद में उसे याद ही नहीं रहता कि वो वहाँ कैसे आई, टीका कब कहाँ गया और कमरे में इतनी तोड़फोड़ किसने की। ऊपर वाले कमरे थर्ड फ्लोर का ताला टूटा हुआ मिलता है। एजिन अंदर जाती है जहाँ दीवारें पर मुन की पहली पत्नी की तस्वीरें लगी होती है। फिर गुआन उसे बताती है कि ये सब एजिन ने खुद किया था, टूट फूट हमला, स्टडी रूम खोलना, सब कुछ। एजिन को धीरे धीरे याद आने लगता है कि हेलुसिनेशंस के दौरान उसने ये सब किया था। अब उसे साफ समझ आने लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। एजिन दोबारा शराब पीती है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि उसके नशे में सिर्फ अल्कोहल नहीं, उसे कुछ और दिया जा रहा है। अगले दिन शूटिंग के दौरान एजिन बार बार बेसबॉल बैट वाला वॉयलेंट सीन ठीक से नहीं कर पाती, क्योंकि हर बार उसे बाइक का मरा हुआ चेहरा दिखाई देता है। कई रीटेक्स के बाद वो सीन करती है, लेकिन असल में वो एक्टर को बाइक समझकर उसे बुरी तरह मार देती। शूटिंग रुक जाती है, सब घबरा जाते हैं और एजिन को एहसास होता है कि उसने क्या किया। बाद में एजिन जब डायरेक्टर से स्क्रिप्ट के बदलाव के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि ये बदलाव प्रोड्यूसर
मुन ने करवाए थे। एजेंट गुस्से में उसके ऑफिस पहुंचती है और सवाल करती है। मुन साफ कहता है उसे बहुत मजा आता है जब एजेंट डरती है, इसीलिए वो उसे उसके पास्ट को कभी भूलने ही नहीं देगा। वो यहाँ तक कह देता है कि एजेंट की माँ की मौत की सजा अभी भी जारी है। अचानक मुन एजेंट को पूल में धक्का दे देता है। पानी में तड़पते हुए एजेंट को सारे पुराने दर्दनाक फ्लैशबैक्स लौट आते। फिर मुन जुनसियो को कॉल करता है और कहता है, मैं अब इसे संभाल नहीं सकता, इसे ले जाओ। जुनसियो पहुंचता है। एजेंट रोते हुए पूछती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जुनसियो कहता है कि मुन बहुत खतरनाक है और एजेंट को अभी कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन एजेंट नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं बदला लेकर रहूंगी और वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही वो जिया द्वारा दिया गया स्पीयर फोन निकालती है और उसे कॉल करती। जिया कहता है कि वो एजेंट के लिए कुछ भी करेगा, बस वो खुश रहनी चाहिए। अगले दिन एजेंट मुन के सामने पूरा नॉर्मल बिहेव करती, जिससे मुन भी हैरान हो जाता है। उधर जिया मुन के मैनेजर से खुलेआम भिड़ जाता है। उसके जाते ही मैनेजर सारी बात मुन को बता देता है। अब मुन एजेंट की लॉयल्टी चेक करने के लिए कहता है कि जिया को मार देना चाहिए, लेकिन एजेंट का चेहरा बिल्कुल खाली रहता है, जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं। जिया ऑफिस में होता है। मुन के आदमी उसे घेर लेते हैं। जिया किसी तरह भागता है और बाइक पर निकलता है। वो एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचता है, जहां पर दर्जनों आदमी जिया को घेरकर बेरहमी से पीटने लगते हैं। जिया घसीटते हुए कैमरे की तरफ देखता है और एक फ्लैशबैक आता है। कुछ टाइम पहले जिया ने अपने बॉस को बोला था कि उसका फोन एक स्पेयर फोन से कनेक्ट कर दे, ताकि अगर कोई भी उसके फोन में छेड़छाड़ करे तो सारी रिकॉर्डिंग सीधा स्पेयर फोन में सेव हो जाए। और उसने उस जगह पहले से ही सब कैमरा लगवा दिया था। बॉस को समझ नहीं आया कि जिया ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो गया। प्रेजेंट में जिया उन गुंडों को प्रवोक करता है। वो बोलता है उसे पता है कि मुन ने उसे भेजा है और अगर मुन कुछ नहीं बोलेगा तो शायद वो जिया को नहीं मारेंगे। लेकिन गुंडे सीधा बोल देते हैं कि मुन ने तो ऑलरेडी उसे मर्डर का ऑर्डर दे दिया है। जिया हंसने लगता है। फिर सब मिलकर जिया को पकड़ लेते हैं और उसे रूफ टॉप से नीचे फेंक देते हैं। अपने लास्ट मोमेंट तक जिया एजेंट को ही सोच रहा होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी जान देकर एजेंट को बचाया है, चाहे एजेंट ने हमेशा उसका सिर्फ इस्तेमाल ही क्यों ना किया हो। और जिया मर जाता है। जुनसियो अपना पुराना फोटो एल्बम देख रहा होता है। तभी उसे जिया के नंबर से एक लिंक आता है। लिंक ओपन करते ही वो देख लेता है कि जिया को कैसे मारा गया और वीडियो में मुन के खिलाफ कन्फेशन भी रिकॉर्ड होता है। जुनसियो तुरंत जिया के नंबर पे कॉल लगाता है, लेकिन फोन मुन के मैनेजर के पास होता है। मैनेजर और उसके आदमी वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रहे होते। इधर एजेंट घर लौटकर अपने रूम में जाती है। जिया के दिए हुए फोन पर वो वही लिंक देखती है पर ओपन नहीं करती। वो बार बार जिया को कॉल करती है बट फोन नहीं लगता। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसे जिया की वो बात याद आती है। एजेंट चाहे किसी भी वजह से हो जिया का इस्तेमाल कर सकती है। एजेंट शॉवर ऑन करके साइलेंटली रोते हुए खड़ी होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब उसकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। उधर जुनसियो भागता हुआ जिया के ऑफिस पहुंचता है। बॉस को पहले ही पता चल चुका होता है कि जिया ने जो भी किया वो सिर्फ एजेंट के लिए किया था। बहुत सारे वीडियोस जुनसियो को दिखा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एजेंट और मुन एक ही बेड पर होते हैं। एजेंट बाहर जाती है, मुन भी साथ आता है। आज घर में कोई सर्वेंट नहीं होता। एजेंट बोलती है कि उसने सबको आज छुट्टी दे दी है क्योंकि वो मुन से प्राइवेट बात करना चाहती थी। एजेंट सीधा बोलती है, आज के बाद बिना परमिशन के तुम मुझे टच नहीं करोगे, किस नहीं करोगे, मेरी सांस तक को टच करने की कोशिश नहीं करनी। मुन गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एजेंट हल्का सा स्माइल करती है और उसे जिया की डेथ वाली वीडियो दिखा देती है। मुन शॉक हो जाता है और इसी मोमेंट मुन को फाइनली समझ आता है एजेंट पहले दिन से ही मेमोरी लॉस की एक्टिंग कर रही थी। इधर जुनसियो एजेंट को गुस्से में कॉल करता है, तुम्हारी वजह से जिया मर गया। एजेंट कूल टोन में कहती है, वो मेरा सच्चा फ्रेंड था, इसीलिए उसने ये सब किया। वो जुनसियो से मुन के खिलाफ हेल्प मांगती है, लेकिन जुनसियो सीधा मना कर देता है और कॉल कट कर देता है। गुस्से में जुनसियो सीधा मुन के पास पहुंचता है। वो मुन को अपने मैनेजर का कैमरा फुटेज दिखा देता है जिसमें सब रिकॉर्ड होता है। जुनसियो वार्निंग देता है, अगर तुमने एजेंट को टच तक किया ये सब सीधा मीडिया में चला जाएगा। मुन पहली बार चुप रहता है। जुनसियो फिर उस आदमी से कांटेक्ट करता है जो एजेंट की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। कुछ टाइम बाद एजेंट की न्यू मूवी रिलीज होती है और वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर बन जाती है। एजेंट सुपरस्टार बन चुकी होती है। आज वो अवार्ड शो के लिए तैयार हो रही होती है। जुनसियो उसे कॉल करता है पर एजेंट कॉल इग्नोर कर देती है। उधर जुनसियो डॉक्यूमेंट्री वाले आदमी के साथ होता है और कहता है, आज एजेंट के लाइफ का सबसे यादगार दिन हो। रेड कारपेट पर एजेंट खूबसूरती से एंट्री करती है, लेकिन उसी वक्त टीवी पर उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री लाइव चलने लगती है। उसमें एजेंट के सारे क्राइम्स, मैनिपुलेशंस, इन गैंग के भाई का कन्फेशन, सांगी,
सब होते हैं, यहाँ तक कि अपने फादर को मरवाने की प्लानिंग तक सब एक्सपोज हो जाता है। एजेंट स्टेज पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड लेती है, लेकिन जैसे ही वो बैक स्टेज जाती है और वहाँ भी डॉक्यूमेंट्री ही चल रही होती, जुनसियो खुद एजेंट को एक्सपोज कर रहा होता है। एजेंट ये देखकर वहाँ से भागती है, सब उसे कैमरास में रिकॉर्ड करने लगते हैं। रोड पर जुनसियो अपनी कार रोकता है और एजेंट को अंदर बिठाता है। एजेंट पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया? जुनसियो कामली बोलता है, मैंने तुम्हारी लाइफ से सब साफ कर दिया, अब हम दोनों आराम से हेल में जाएंगे। एजेंट मुस्कुराती है, तुम ही एक थे जिसने हमेशा मुझे रोक कर रखा। जुनसियो उसे आई लव यू कहता है और वो खाई में जंप करा देता है। इसके बाद यून जुनसियो के रूम में आती है और उसका लेटर पढ़कर टूट जाती, क्योंकि उसने लिखा होता है वो उसे कभी माफ नहीं कर सकता और उसके साथ की सारी मेमोरीज भी हटा दी होती है। नेक्स्ट डे न्यूज कंफर्म करती है जुनसियो मर चुका है, पर एजेंट का कोई पता नहीं चलता। मुन उसकी तलाश शुरू करने को कहता है, तभी एक वीडियो सामने आता है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद एजेंट कार से बाहर निकल रही होती है। मुन पैनिक हो जाता है। फिर एजेंट का मेमोरियल दिखाते हैं, वहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन आता है, सिर्फ उसका हाथ दिखाते हैं और ये जरूर एजेंट ही होगी। अब हम वापस फ्लैशबैक देखते हैं। एक्सीडेंट के बाद एजेंट कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती, जुनसियो जिंदा होता है। वो एजेंट का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन एजेंट उसका हाथ छुड़ा देती है, खुद अकेली बाहर आ जाती है। खाई चढ़कर मेन रोड पर पहुंच जाती है, पीछे मुड़ती है और नीचे पड़े जुनसियो को देखकर हंसने लगती है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, एजेंट कभी नहीं रुकेगी। और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और ऐसे ही और भी ड्रामास के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लगता आप भूल गए।